हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। सो गाइस, घूम फिर कर एक बार फिर से आ गया है रविवार और आज के दिन फिर से एक बार मैं आपके लिए लेकर आया हूं संडे कमेंट बॉक्स डाउट क्लास की एक और कमाल की वीडियो। फिर से आपने पूछे हैं प्यारे प्यारे सवाल, मैं दूंगा उनके जवाब। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए क्योंकि जो भी चीज लगे काम की उसे फौरन नोट कर लेना। पहला कमेंट मैंने पिक किया है आकाश मीना का। लिखते हैं आई एम संजना मीना। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन 9th टाइम। माय गॉड, 9वीं बार पूछ रही हैं। आई एम सॉरी, मैं पिक नहीं कर पाया पहले, लेकिन इस बार कर लिया। Sir, please I request you tell this time. My question is this: what is the difference between umbrella and umbrella? Sir, please tell me. That's great. एक A वाला umbrella है, एक U वाला umbrella है। फर्क क्या है इसमें? तो मैं बता देता हूं। जो A वाला है वो इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है, एक्चुअली में वो एक जापानी कंपनी का नाम है जो एक गेम बनाती है, वो A वाला umbrella है। और जो U वाला है वो एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है छतरी, छाता। ठीक है। अगला सवाल है आसिफ अंसारी का। लिखते हैं what is the meaning of fetch and where can we use it? fetch का क्या मतलब होता है और हम इसे कहां-कहां इस्तेमाल कर सकते हैं? वैसे ये जो शब्द है fetch, इसके हिंदी में बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन मैं कॉमन वाला यूज बता देता हूं जो सबसे ज्यादा होता है। वह है कि fetch का मतलब होता है कहीं से कोई चीज लेकर आना या फिर कोई चीज निकालना। लेकर आना या निकालना, जैसे मैं कुएं से पानी निकालूंगा, I'll fetch the water from the well. I will fetch the water, मैं पानी निकालूंगा from the well, कुएं के अंदर से। तो कहीं से कोई चीज निकालना वो भी fetch कहलाता है। या फिर मैं जंगल से लकड़ियां लेकर आऊंगा, मैं जंगल से फूल लेकर आऊंगा, या कहीं से कोई चीज, शहर से, गांव से, कहीं दूर से कोई चीज लेकर आना, वो भी फेच कहलाता है। ठीक है। अगला सवाल है किंका। लिखते हैं सर मेरा ये क्वेश्चन है कि वही तो को इंग्लिश में दैट्स वेयर कहते हैं, लेकिन जब ये सेंटेंस हो तो उसमें भी दैट्स वेयर का ही यूज होगा क्या? वही तो मैं कह रहा हूं, मैं समझ गया। आपने पूछा है वही तो को इंग्लिश में दैट्स वेयर कहते हैं। पहली बात, वही तो को नहीं कहते, वही तो, अंक की बिंदी उसमें नाक में बोलना पड़ता है वही तो, क्योंकि वो जगह के लिए इस्तेमाल हो रहा है। वहीं तो मैं जा रहा हूं, वहीं तो मैं सोऊंगा, वहीं तो मैं पढ़ता हूं, वो वही तो है, उसके लिए दैट्स वेयर लगाते हैं। फिर आपने पूछा वही तो के लिए भी क्या ये लगा सकते हैं? नहीं, ये जो वही तो है ये किसी चीज या बात या सामान के लिए यूज होगा, जगह के लिए नहीं होगा। तो इसके लिए दैट्स व्हाट लगाएंगे, दैट्स व्हाट। आपने क्या लिखा? वही तो मैं कह रहा हूं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वही तो मैं सोच रहा हूं, that's what I am thinking। वही तो मैं खाना चाहता हूं, that's what I want to eat। So वही तो जगह के लिए that's where, वही तो बात या चीज के लिए that's what। नेक्स्ट कमेंट है पवन कुमार का। लिखते हैं हेलो सर, my question is what are the alternative words for saying leave me? We know that it's a root word, so please tell me some polite and soft words replace to leave me। I'll wait for your video as usual, love you sir। बहुत अच्छा सवाल है। इन्होंने कहा है कि एक फ्रेज होता है leave me, मुझे छोड़ दो या मुझे अकेला छोड़ दो। ये एक रूट सा लगता है कहने में। क्या आप मुझे इसका कोई अल्टरनेट बता सकते हैं, कोई दूसरा बता सकते हैं जो ज्यादा रूड भी ना हो, थोड़ा पोलाइट भी लगे और मैं ये भी कह दूं कि मुझे छोड़ दो? तो आप इसके लिए दो मैं फ्रेजेस बता सकता हूं, उनमें से कोई एक यूज कर लीजिए। पहला आप कह सकते हैं गिव मी अ ब्रेक, गिव मी अ ब्रेक, मुझे एक ब्रेक की जरूरत है। तो सामने वाले को बुरा नहीं लगेगा कि आप उसे कह रहे हैं मुझे छोड़ दो। या फिर आप कह सकते हैं आई वांट टू बी अलोन, आई वांट टू बी अलोन, मैं अकेला रहना चाहता हूं कुछ देर के लिए। फॉर अ व्हाइल आगे जोड़ दीजिए, या फॉर एन आवर, 2 डेज, जितना आप चाहें। तो ये फ्रेजेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अल्टरनेट में। लीव मी थोड़ा सा वाकई में रूड है। अगला कमेंट है शमीम का। लिखते हैं सर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाउ टू यूज एट? आई सी दिस सिंबल एवरीवेयर एंड आई कंफ्यूज्ड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल? थैंक्स फॉर टेक माय क्वेश्चन। हाँ जी, इन्होंने पूछा है वो जो एट होता है, इन्होंने कई जगह देखा है, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले इसके नाम की बात करते हैं। आम भाषा में हम इसे एट द रेट बोलते हैं। इसके अलावा इसके नाम है एट साइन, एड्रेस साइन, ये सब नाम है इसके। और इसका जो सबसे ज्यादा आप यूज देखेंगे वो ईमेल एड्रेस में देखेंगे, जो कि डोमेन नेम से पहले लगा होता है, जैसे कि abcd@gmail.com। लेकिन अब ये इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज किया जाने लगा है। और इंग्लिश स्पीकिंग में इस एट सिंबल का यानी एट द रेट का मतलब होता है पर या के लिए, पर या के लिए। मतलब कोई भी मैसेज, कोई भी चीज सोशल मीडिया पर आपने लिखी और वो किसी स्पेशल बंदे के लिए लिखी है, तो उसका नाम लिखने से पहले ये एट द रेट लगाया जाता है। आपने कोई चीज लिखी, मेरे लिए लिखी, तो लास्ट में एट द रेट सरताज सर ऐसे लिख देंगे। जैसे हैशटैग होता है, वो तो थोड़ा सा फेमस करने के लिए होता है कि कई सारे लोग एक साथ प्रतिक्रिया दें, लेकिन किसी खास एक व्यक्ति के लिए एक सिंगल मैसेज आए तो एट द रेट करके उसको डिफाइन करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब से ये इंग्लिश स्पीकिंग में आया है तो व्हाट्सएप ने एक कमाल का फीचर लॉन्च किया है कि जब भी आप ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं और वो किसी खास बंदे को भेजना चाहते हैं, मतलब किसी खास बंदे के लिए भेजेंगे तो ग्रुप में तो सभी को जाएगा, लेकिन स्पेशल किसी बंदे के लिए है, तो जैसे ही मैसेज के बाद आप एट द रेट टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रुप के सारे मेंबर्स के नाम आपके सामने आ जाएंगे और जिस पर टैप करेंगे एट द रेट के बाद ऑटोमेटिकली उसका नाम वहां पर लग जाएगा। तो देखेंगे सब उस मैसेज को ग्रुप में, लेकिन लास्ट में एट द रेट के बाद उसका नाम लिखा नजर आएगा तो सबको पता चल जाएगा ये इनके लिए है। तो इंग्लिश में एट द रेट का मतलब होता है पर या किसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र कुमार का। लिखते हैं सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर द बेस्ट टीचर
टीचर इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन इज डे आफ्टर टुमारो का अगला वाला सभी दिनों की इंग्लिश में क्या कहता है? अच्छा, आपने क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा लिखा, लेकिन मेरी समझ में आ गया। शुरू में आपने मेरी तारीफ लिखी, बाद में आपका सवाल है, वो सवाल जटिल था बट मैं समझ गया। एक्चुअली मुझे लगता है आप ये पूछना चाहते हैं कि डे आफ्टर टुमारो यानी परसों के बाद वाले जो दिन आते हैं उन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो चलिए मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। आज को अंग्रेजी में टुडे कहते हैं, सबको पता है। कल, अब कल दो प्रकार के होते हैं। अगर आने वाला कल है तो टुमारो बोलते हैं अंग्रेजी में, बीता हुआ है तो यस्टरडे बोलते हैं। फिर आता है परसों, आने वाला परसों है तो उसे बोलेंगे डे आफ्टर टुमारो, और बीता हुआ परसों है तो बोलेंगे डे बिफोर यस्टरडे। बस हिंदी में भी यहीं तक होते हैं। उसके बाद हम परसों के बाद अपनी तरफ से बना लेते हैं तरसो, नरसो, खरसो। ऐसा कुछ नहीं होता है। परसों के बाद फिर दिन काउंट होने शुरू हो जाते हैं, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, ऐसे 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। सेम अंग्रेजी में होता है। डे आफ्टर टुमारो के बाद फिर आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 4 डेज। पहले की बात हो रही है तो डे बिफोर यस्टरडे के से पहले आप बिफोर 2 डेज, बिफोर 3 डेज, तो आफ्टर बिफोर लगा के 1 to 3 आपको लगाना होगा। इस तरीके से आप अंग्रेजी में इसका यूज कर सकते हैं। जैसे परसों पल्ले दिन, परसों के बाद वाले दिन में जाऊंगा, सो आई विल गो आफ्टर 2 डेज या आफ्टर 3 डेज। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला सवाल है निक्का, लिखते हैं लव यू सर, लव यू माय डियर। माय क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन टर्न ऑफ द स्विच एंड टर्न द स्विच ऑफ एंड व्हेन दे आर यूज्ड। बहुत बढ़िया सवाल है। तो दो इन्होंने फ्रेजेस बताए हैं, टर्न ऑफ द स्विच, स्विच बंद कर दो, और टर्न द स्विच ऑफ, स्विच बंद कर दो। इसका भी यही मतलब है, लेकिन फर्क क्या है और कब कब यूज करना है। देखो, इस सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। टर्न ऑफ द स्विच का मतलब होता है स्विच बंद कर दो, और दूसरे वाले का भी यही मतलब है। जब भी हम किसी चीज को, जैसे टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, पंखा चल रहा है, वॉशिंग मशीन चल रही है, या फिर कोई भी चीज चली, लाइट वगैरह, बंद करने के लिए कहते हैं तो हम स्विच की तरफ इशारा नहीं करते, बल्कि उसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। टीवी बंद करवाना है, टीवी बंद कर दो, या इसका स्विच बंद कर दो। प्रेस चल रही है, प्रेस बंद कर दो। कभी स्विच की तरफ नहीं देखते ना, उसी चीज की तरफ देखते हैं। तो जब हम उस चीज की तरफ देखकर बोलना है कि स्विच बंद कर दो, सो टर्न ऑफ द स्विच ऐसे बोलेंगे। लेकिन जब हम स्विच की तरफ देखकर बोले, स्विच पे स्ट्रेस डालें, उस पर जोर डालें, अरे ये वाला स्विच बंद कर दो, इससे वो चीज बंद हो जाएगी, सो टर्न द स्विच ऑफ। बस ये फर्क है, लेकिन कोई इतना गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो दोनों में से कोई सा भी किसी भी सिचुएशन पे यूज कर सकते हैं। अगला कमेंट है गुलशन का, लिखते हैं गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। व्हाट इज द करेक्ट वर्ड टू से अलग अलग इन इंग्लिश? अलग अलग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सो अलग अलग को इंग्लिश में कहेंगे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। जैसे हम अलग अलग बैठेंगे, वी विल सिट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो अपार्ट फ्रॉम ईच अदर का मतलब होता है अलग अलग। नेक्स्ट वाला है स्वरूप का, लिखते हैं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जोक्स अपार्ट? दिस फ्रेज हैज बीन कंफ्यूजिंग अस फॉर सेवरल टाइम्स स्पेशली इन कपिल शर्माज शो। कपिल शर्मा शो लिखा होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हुई आपसे, कोई दिक्कत नहीं। जोक्स अपार्ट का मतलब पूछा आपने कि जोक्स अपार्ट का क्या मतलब होता है। देखिए, जोक्स अपार्ट का हिंदी में मतलब होता है मजाक से हटके, यानी अब तक मजाक कर रहा था, थोड़ा सा मजाक से हटके सीरियसली पूछ रहा हूं कुछ। तो कपिल शर्मा के शो में ये फ्रेज ज्यादा यूज इसलिए होता है क्योंकि वो एक मजाकिया शो है, वहां पर जोक्स होते हैं काफी, तो कोई चीज सीरियस पूछ ली जाए तो बंदा समझ नहीं पाएगा ये मजाक में पूछ रहे हैं या सीरियसली पूछ रहे हैं, तो इसलिए वो इस फ्रेज का यूज कर देते हैं। जोक्स अपार्ट आप ये बताइए, तो मजाक से हटके थोड़ा सा ये बताइए, तो आप इसे अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। जोक्स अपार्ट, मुझे एक बात पूछनी है, जोक्स अपार्ट आई वांट टू आस्क समथिंग। हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ आप इसे बोल सकते हैं, जोक्स अपार्ट। नेक्स्ट कमेंट है सुरेंद्र का, लिखते हैं व्हाई द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड सर अशोक इज अशोका, वेयर इज द स्पेलिंग ऑफ महेश महेशा डज नॉट हैपन। सर प्लीज पिक माय कमेंट। ओके, बहुत बढ़िया सवाल है। ये पूछते हैं कि अशोक की स्पेलिंग अशोका क्यों लिखी जाती है, जबकि हिंदी में तो अशोक लिखा होता है, आका डंडा नहीं होता, फिर भी लास्ट में इंग्लिश में ये लगता है, जबकि महेश में ये नहीं लगता, ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए आपको 12 खड़ी समझनी पड़ेगी, जो कि हिंदी के नामों को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के काम आती है। अब 12 खड़ी में जो हमारे काखा गा गा गा, जो ये हमारे अल्फाबेट्स हैं हिंदी के, इनमें बहुत सारे ऐसे अक्षर होते हैं जिनमें अंत में हलंत प्रोनाउंस किया जाता है, बोला जाता है, और बहुत सारे ऐसे जिनमें नहीं होता है। अब बात करें अशोक की, तो अशोक में लास्ट में क से कबूतर वाला आ रहा है। थोड़ा हिंदी में हम पहुंच गए, लेकिन फिर भी जवाब दे देता हूं क्योंकि हिंदी में मजा आता है, मातृभाषा जो है। तो का में हलंत जो है प्रोनाउंस नहीं करना पड़ता है। सो अशोक नहीं, अशोक में का बहुत साइलेंट हो जाएगा, का को पूरा बोलना है। अशोक ऐसे, अशोक नहीं, अशोक। तो क पूरा बोलने के लिए अंग्रेजी में सपोर्ट देने के लिए ए लगाना पड़ता है। सो वो अशोका नहीं, अशोक ऐसे है। इसी तरह से राम जो शब्द है लास्ट में आता है म, यानी कि एम, तो मां पे भी हलंत प्रोनाउंस नहीं करना है, वहां पर भी हलंत नहीं दिखाना है, पूरा उसे बोलना है राम, ना कि राम, ऐसे नहीं, राम। तो म के आगे ए लगाकर अंग्रेजी में सपोर्ट दी जाती है। और बहुत सारे वर्ड्स ऐसे, जैसे कि मैंने बताया, जिनमें जो कलेक्टिव वर्ड्स होते हैं, जिनमें आप जो है हलंत की जरूरत होती है, जैसे कि शाह से शलगम वाला, जैसे महेश वाला आपने पूछा है, इसमें आपको सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, ये हाफ ही प्रोनाउंस होगा इस तरीके से, महेश ऐसे नहीं, महेशा
इस तरीके से नहीं। बाकी इसको अच्छे से समझने के लिए आप 12 खड़ी पढ़े तो आपको और बेहतर जानकारी इसकी मिलेगी। अगला कमेंट क्या है, मनिक ने लिखते हैं, सैल्यूट टू यू सर फॉर सच क्रिएटिव, फनी एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। थैंक यू सो मच सर। सम डाउट्स आर देयर, मेरे कुछ डाउट्स हैं व्हिच आई वांट टू क्लियर, जो मैं क्लियर करना चाहता हूं। आइए डाउट्स पढ़ते हैं। पहला डाउट है, व्हाई नेम ऑफ सम सब्जेक्ट्स आर इन प्लूरल फॉर्म। कुछ सब्जेक्ट्स के जो नाम होते हैं वो प्लूरल फॉर्म में यानी कि बहुवचन में क्यों होते हैं, जैसे कि सोशल स्टडीज, स्टडी क्यों नहीं स्टडीज क्यों? वो इसलिए क्योंकि कई सब्जेक्ट्स इस तरह के होते हैं जिनकी अलग अलग शाखाएं होती हैं। मतलब सब्जेक्ट एक होता है लेकिन उसके अंदर अलग अलग उसके पार्ट्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं। तो सोशल स्टडीज जो सब्जेक्ट है उसमें ऐसा ही है कि आप जब उसे पढ़ेंगे, या आपने पढ़ा हो या शायद नहीं, तो उसके अंदर कई पार्ट्स हैं उसके। जबकि हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो वो एक इतिहास ही होता है, आपको सिर्फ हिस्ट्री पढ़नी होती है। दैट्स वाई वो प्लूरल फॉर्म में होता है। दूसरा पढ़ते हैं, Also should we say maths और math in British English format? ब्रिटिश इंग्लिश में मैथ्स बोलना चाहिए या मैथ बोलना चाहिए? तो मैथ्स ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड है, लेकिन मैथ्स हो चाहे मैथ हो, ये मैथमेटिक्स के शॉर्ट वर्ड्स हैं। ये शॉर्ट में मैथ्स और मैथ कहा जाता है मैथमेटिक्स को। आई होप दैट आपके दोनों डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगला सवाल क्या है, ज्ञान टूजाल ने लिखते हैं, सरताज सर प्लीज टेल मी हाउ टू से, मुझे पासबुक में एंट्री करवानी है इन इंग्लिश। आई हैव सर्च्ड इट्स ट्रांसलेशन ऑन गूगल बट ऑल इन वेन, सब कुछ बेकार गया। प्लीज 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 टेल अस। इन्होंने कहा कि मुझे ट्रांसलेशन पूछनी, जिसे मैंने गूगल पे सर्च किया था लेकिन मिली नहीं, और ट्रांसलेशन है मुझे पासबुक में एंट्री करवानी है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? सिंपल है, आप इसे बोल सकते हैं, आई हैव टू गेट एंट्रीज इन द पासबुक। आई हैव टू, मुझे करवानी है एंट्रीज, एंट्रीज इन द पासबुक, पासबुक में। बहुत सिंपल था, लेकिन आई होप दैट ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट कमेंट क्या है, मयंक ने लिखते हैं, सर जी अपनी थाली में छेद करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपनी थाली में छेद करना यानी जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। ये एक मुहावरा है, हिंदी का प्रोवर्ब है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? सो जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना की इंग्लिश होगी बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। अब इसकी हिंदी सुन लो, बाइट द हैंड, उसी हाथ पर काटना, दैट फीड्स यू, जो तुम्हें खिलाता है। तो अंग्रेज लोग ऐसे बोलते हैं कि तुम उसी हाथ को काट रहे हो जो तुम्हें खिला रहा है, यानी कि तुम उसी पर जो है प्रहार कर रहे हो जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है। लेकिन हिंदी में हम इसे कहते हैं जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। अगला कमेंट क्या है, संगीता ने लिखती है, सर आई एम बिग फैन ऑफ यू एंड वॉच योर ऑल वीडियोस एंड आल्सो हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच संगीता। Really you have the intense and extensive knowledge. Sir, please tell me the use of word exist. Where can we use this word? And sir, thanks a lot if you take my comment. बहुत बढ़िया सवाल, थैंक यू सो मच संगीता। संगीता ने पूछा है कि exist ये एक अंग्रेजी वर्ड है, इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, इसका यूज क्या है? exist का मतलब होता है मौजूद, अवेलेबल। अब देखिए, एक अवेलेबल अभी मैंने बोला ये भी है, एक exist भी है। दोनों में फर्क क्या हुआ फिर? किसी चीज की खाली मौजूदगी दिखानी है, यानी वो दुनिया में तो है लेकिन यहां है या नहीं है तो उसके लिए अवेलेबल, लेकिन उसका वजूद दिखाना है कि दुनिया में है या नहीं है तो एग्जिस्ट। मैं एग्जांपल देकर बताता हूं, जैसे एक पेन है और मैंने कहा पेन देना मुझे, तो आपने क्लास में चारों तरफ ढूंढा, पेन नहीं मिला, तो आप कहेंगे द पेन इज नॉट एग्जिस्ट हियर। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जिस्ट का मतलब हो जाएगा वो है ही नहीं, मतलब अवेलेबल ही नहीं है पूरी दुनिया में, वो वजूद की बात हो गई। बल्कि इसकी जगह आप कहेंगे द पेन इज नॉट अवेलेबल हियर, जो पेन है वो यहां अवेलेबल नहीं है, यानी पेन दुनिया में है, मार्केट में है, दुकानों पे है, लेकिन यहां अवेलेबल नहीं है। अब एग्जिस्ट जो होता है वो पूरी दुनिया के लिए कह सकते हैं। अब जैसे मंगल ग्रह पर पानी नहीं है, अब ऐसा थोड़ी है मंगल ग्रह पर किसी जगह पर है किसी जगह पर नहीं है, पानी नहीं है। अब ये है या नहीं है इस पर बहस नहीं करेंगे, कभी साइंटिफिक आप प्रूव करे कि है, मैंने देखा था, नासा में सुना था, इसरो में। मैं एक सेंटेंस के तौर पे बता रहा हूं, मंगल ग्रह पर पानी नहीं है, सो अंग्रेजी होगी वाटर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द मार्स। वाटर डज नॉट एग्जिस्ट, अब अवेलेबल नहीं कहेंगे, एग्जिस्ट कहेंगे, क्योंकि वहां वजूद की बात हो रही है। इसी तरीके से कोई किताब मैंने आज से कहा मार्केट में ढूंढ कर लाओ, वो है तो दुनिया में बट मार्केट में नहीं है तो अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर वो दुकानदार का ऐसी तो कोई किताब ही नहीं है, छपी नहीं है, तो ऐसी तो कोई बुक एग्जिस्ट ही नहीं करती, इस तरीके से बोलेंगे। सो एक जगह नहीं है, बाकी हर जगह है तो अवेलेबल, और कहीं नहीं है, वजूद ही नहीं है उसका, सो एग्जिस्ट, इस तरीके से कहेंगे। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की संडे स्पेशल डाउट क्लास। आई एम श्योर आपको बहुत सारा मजा आएगा और बहुत सारी नॉलेज भी मिली होगी। और मुझे ये भी पता है कि आप इस सेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि आप इतने सारे कमेंट्स करते हैं और जिनके कमेंट्स में पिक नहीं कर पाता हूं, बहुत गुस्सा होते हैं, बहुत नाराज होते हैं। बट प्लीज आप समझा कीजिए कि एक वीडियो में 2000, 800, 500, 10,000 कमेंट्स लेना पॉसिबल कैसे हो सकता है। सो कुछ कमेंट्स में पिक कर लेता हूं जिन्हें मुझे देखकर लगता है कि इनका जवाब देने पर दूसरों को भी फायदा होगा, लेकिन कुछ कॉमेंट जो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी वीडियो ज्यादा लंबी ना, उस वजह से मैं पिक नहीं कर पाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उनके जवाब उन्हीं के ही कमेंट में जाकर मैं इस हफ्ते के अंदर अंदर दे दूं। अगले हफ्ते फिर से शनिवार वाले दिन मेरे कम्युनिटी सेक्शन में एक पोस्ट डलेगी हमेशा की तरह, आस्क योर क्वेश्चन नाम से, जिसमें आपको जो भी सवाल संडे के लिए पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, हमेशा की तरह इसी तरह से लोग सवाल पूछते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।